बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ ताज़ा तरीन मालूमात। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अक्टूबर और नवंबर करीब आ रहा है और रुखसती का वक्त है, तो उससे पहले पहले बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी डीलें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पहले कोई मानता नहीं था और अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सामने आ रहा है कि जनाब किस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के मामला तय किए गए और फिर उन मामलात में रुकावट कैसे डाली गई और फिर उन रुकावटों को अब दूर कैसे किया जा रहा है। ये अब चीज़ें आ रही हैं सामने। अब आप अंदाज़ा करें, ये सब कुछ उस वक्त होता है, कुछ खबरें आपसे मैं शेयर करता हूँ, ये सब कुछ उस वक्त होता है जब आपका दामन साफ ना हो। जब आपका दामन साफ नहीं है, आपने दो नंबरियां की हुई हैं, आपने मुकमुका किया हुआ है, आपका कैरियर साफ नहीं है, दाग धब्बों से भरा हुआ है, तो जब इस तरह की चीज़ें हैं, बज़ाहिर उजला उजला चेहरा नज़र आता है, हकीकत में वो उजला उजला चेहरा नहीं है, तो फिर ये सब कुछ दो नंबरियां जो हैं वो फिर करनी पड़ती हैं और फिर अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ती है कि अपना ज़ाती चमड़ी कैसे बचानी है और दमड़ी कैसे बचानी है। क्योंकि इख्तियार और इक़्तिदार जो है ये तो सदा नहीं रहता, ये तो आता है और चला जाता है। और उसमें अगर कोई ये समझता है, कोई भी माजी में भी अगर किसी ने समझा, आजकल तो छोटी छोटी बादशाहतें हैं और छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे इख्तियार और इक़्तिदार हैं। माजी में चले जाएं जनाब, बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें, बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें जिसको कहते हैं, सल्तनत जिसका मतलब था, तो आजकल तो छोटे छोटे मुल्क हैं जी, छोटी छोटी बस्तियां हैं और ग्लोबल विलेज जब से बनी है उसके बाद तो कोई हैसियत ही नहीं रही। तो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो ना रहीं, वो बरकरार ना रह सकी। बड़े बड़े बादशाह नमरूद और फिरौन जैसे वो चल बसे। तो ये क्या चीज़ें हैं? असर हाजिर के जो हुक्मरान है ये कुछ भी नहीं है, असर हाजिर के जो बाख्तियार लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने अपना दामन साफ रखा हुआ है तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई ब्राइब नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। तो फिर आप असूलों पे कायम रहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब रिजीम चेंज को हर सूरत में पूरा करना है और हर सूरत में उसको पूरा करके जाना है। वक्त बहुत कम रह गया है। चलें जी, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता। तो अगर वो नहीं हो सकता तो फिर कम से कम हमें तो वापस लेके आए। अब कुछ एक और चीज़ वापस आ गई है, एक और ऑडियो लीक्स के बाद कंफर्म हो गया है कि इसहाक डार, रिजीम चेंज हुआ अप्रैल 9 तारीख को, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को अदम एतमाद हो गई। रिजीम चेंज की पहली सीढ़ी अबूर कर ली गई। जब क्या किया था, जब प्रिजन वैन और ये सारा कुछ एक हवा खड़ा किया गया था और उस रात अदालतों ने भी बहुत सेंसिबल काम किया था। तो ये कुछ अरसे के बाद कुछ चीज़ें सामने आएंगी, फिर आपको पता चलेगा। तो बहरहाल ये हुआ और रजीम चेंज होने के बाद मुसलसल 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेके आज तक बिल आखिर इसहाक डार साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। असल में हुआ ये था कि रजीम चेंज के बाद के नताइज जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहे थे, वो सब के सब हाथ से गेम निकल गई थी और फिर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये साइफर जो है, ये मरासला, ये गले फट जाएगा और गले का फंदा बन जाएगा, ये भी किसी को अंदाजा नहीं था। तो बहरहाल वक्त गुजरता गया, अंदाजा होता गया और डार साहब की जो आमद है वो लेट होती गई, क्योंकि डार साहब जब तक नहीं होंगे तो तब तक आपको पता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और डार साहब बड़े अहम किरदार हैं और अहम इसके, बहरहाल उनको सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो अब ऑडियो लीक्स आ गई है। ऑडियो लीक्स में बाकायदा तौर पे मरियम बीबी कह रही हैं शहबाज शरीफ साहब से कि मैंने 6 महीने लगाए हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज की हैं चीज़ें इनको और ये सारा कुछ करने के लिए। तो अब मैंने अपने अब्बा जी से भी कहा है, अबू से भी, कि वो भी अब कोई हर्डल क्रिएट ना करें, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि डील क्या हो रही है। डील हो रही है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के एक तरफ
ہم ذرا ادارے میں کو تھوڑا سا ہمارا قد کاٹ بڑھ جائے گا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہنا پڑا کہ جناب ان کو آپ افواج پاکستان کا ترجمان نہ سمجھیں، وہ وائس آف ہماری پاک فوج نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ایک سیاستدان کے طور پہ ان کو لیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ سیاست میں چلے گئے تھے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا جاتا تھا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں۔ اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بند کمروں میں جو آف دا ریکارڈ بریفنگز تھی وہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا، سارے واقف ہیں اس سے، میں بھی واقف ہوں اور باقی تمام دوست بھی واقف ہیں۔ ان کے کارگل آپریشن کی جس طریقے سے ان کے بتایا جاتا ہے کہ کارگل میں انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، اور پھر ان کی پالیسیز کے بارے میں سب کچھ بارے میں یہ سارا بتایا جاتا تھا۔ ان کی اونرشپ نہیں تھی، کیونکہ اگر اونرشپ ہوتی تو وہ اس حالت کو کیسے پہنچتے، وہ کیسے گرفتار ہوتے، کیسے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جاتے۔ تو کیانی صاحب کے زمانے سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اس کو اون نہیں کرنا۔ بہرحال پرویز مشرف صاحب پہ ڈیل، میں نے آپ کو کہا تھا یہ بارگیننگ چپ ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے، تو جی ان کو ہم واپس لے کے آتے ہیں، ان کا کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ تو ایک اطلاع کے مطابق ایک اہم مریض ہیں، وہ زیر علاج ہیں، یعنی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ وہ کون ہیں یہ میں آپ نہیں بتاؤں گا، یہ خود ہی بتانا چاہیے، کوئی آفیشیل آئیں بتائیں۔ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور وینٹیلیٹر پہ بھی کافی ظاہر ہے، وینٹیلیٹر پہ تب بھی بندہ ہوتا ہے جب معمول کے مطابق عام جو آرگنز ہیں وہ کام نہ کر سکیں، تو پھر ان کو مصنوعی دیا جاتا ہے، سسٹم پہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو پرویز مشرف صاحب، یہ تو بات ادھر ہے، پرویز مشرف صاحب کا بارگیننگ چپ کی بات کر رہا تھا میں، تو ان کو چپ کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا کہ جناب آپ یہ کر دیں، ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت خاموشی ہو گئی تھی۔ تو پھر اب مریم بی بی نے واضح طور پہ بتا دیا کہ چونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے لانا ہی لانا ہے پرویز مشرف صاحب کو، تو وہ لے آئیں گے، لہٰذا پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب کو اس کے ساتھ، کیونکہ نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کا معاملہ تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی رسک نہیں لیا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ذرا اسحاق ڈار صاحب کو بھیج کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا، کوئی فریب تو نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ 6 مہینے کی محنت کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب اب گئے ہیں واپس۔ آڈیو لیز کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ ڈیل کے تحت اور کس طریقے سے مینج کی گئی چیزیں۔ تو ابھی بھی تو آخر معاملہ کیا ہے کہ مریم بی بی کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ میں صرف یہ حیران اور پریشان ہوں کہ مریم بی بی کے پاس آخر ایسی کیا چیز ہے کہ ان کے سامنے سب زیر ہو چکے ہیں، اور ان کی شرائط، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ بارگیننگ ہو رہی ہے، ان کی چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، اور ڈار صاحب بھی واپس چلے گئے۔ اب ایک اور چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وینٹیلیٹر والا معاملہ، اس کے لیے بھی اب وینٹیلیٹر کب اتارنا ہے، کیسے اتارنا ہے، اس کے لیے بھی ٹائمنگز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اب دیکھ لینا کہ کیسے ہے۔ دوسرا ایک اور چیز بھی کی جا رہی ہے، خیر وہ پھر آگے تھوڑی سی گہری ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہو رہا ہے جی کہ اب جیسے جیسے تو ڈار صاحب آ گئے، ڈار صاحب کے بعد اب اگلا جو ہے وہ ہے مریم بی بی کو پاسپورٹ ملنا ہے، اور نیب نے کہہ دیا کہ ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ آپ دے دیں۔ جب پاسپورٹ مریم بی بی کو مل جائے گا تو پھر انہوں نے لندن چلے جانا ہے، اور جب وہ لندن پہنچ جائیں گی تو وہاں پہ پھر صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ صلاح مشورہ کرنے کے بعد اور پھر اگلی شرائط ہیں۔ اب یہاں پہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے زر ضمانت کے طور پہ گئے ہوں، کیونکہ ڈار صاحب اہم فگر ہیں، وہ زر ضمانت کے طور پہ گئے ہوں، اور پھر مریم بی بی جو ہیں وہ لندن چلی جائیں اور میاں صاحب سے ذرا اپنے معاملات ڈسکس کریں، اہم چیزیں۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ پاسپورٹ تو ان کو مل گیا، کیا وہ اپیلیں خارج کروانے کے بعد، یعنی کہ جس طریقے سے پروسیکیوٹرز اب کیس لڑیں گے نتیجہ تو وہی آئے گا، اور یہ ملبہ سارا چلا جائے گا جوڈیشری پہ۔ تو جوڈیشری پہ ملبہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جوڈیشری کے لیے
वहाँ पे जैसे केस पेश किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली फैसला आएगा। और अब ये दो बातें सोची जा रही हैं। एक तो ये है कि बरी ज़िम्मा होने के बाद मरीम जो है वो लंदन पहुंचे, और दूसरा है कि नहीं, पासपोर्ट अगर मिलता है तो आ जाएं, अपीलें पेंडिंग पड़ी रहें। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अभी चूंकि टाइम है, एक पूरा महीना पड़ा है अक्टूबर का, और नवंबर के 15 दिन पड़े हैं, तो ये टाइम अभी है, इसमें वो फैसला करेंगे। मरीम इधर आ जाती है, मरीम बीबी, तो फिर उसके बाद अगला स्टेज फिर तैयार किया जाएगा कि फिर अगली चाल क्या चलनी है और क्या चीज़ मनवानी है और क्या चीज़ नहीं मनवानी। क्योंकि ये जितना भी आप कर लें, एतमाद नहीं है एक दूसरे पे। मैं आपको बता दूं, फ्री कैन को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। उसकी रीज़न है कि वो कहते हैं कि हमारे पास ऑडियोज वीडियोज हैं और दूसरी तरफ गालिम गलोच हुआ है, तो ये सारे जब चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं तो फिर एतमाद कैसे हो सकता है। तो ये एक संजीदा नौयत का है। तो दूसरे फिर इमरान खान साहब, साइफर का मामला आया तो उनकी एक ऑडियो लीक की गई है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि ये ऑडियो लीक जो की गई है, ये तो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, और ये सपोर्ट कर रही है साइफर के मामले को, कि साइफर एक फैक्ट है, साइफर एक हकीकत है, और उसको कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि साइफर के मामले को जिंदा रखा जा रहा है, और साइफर को जिंदा कौन करता है? अब इमरान खान साहब साइफर को जिंदा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अब दूसरे नैरेटिव पे चले गए हैं, अपना वो कंपेन चला रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, मुखातिब हैं अपने वोटर से, सपोर्टर से, तलबा तालबात से, और ताजरों से, किसानों से, उलमा मुशाइख से, सबसे मुखातिब हैं, मीडिया पर्सन से वो मुखातिब हैं, वो एक दूसरे आगे चले गए। तो साइफर को कौन जिंदा करता है बार बार, और साइफर का इशू आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एक कुछ दिन इंतजार करें, साइफर के मामले में कुछ और चीजें सामने आ जाएंगी। और ये 15 अक्टूबर के बाद, मेरा ख्याल है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है साइफर के मामले में कुछ चीजें और सामने आएंगी, और फिर ये दोबारा फिर ये क्या कहना चाहिए, गुबार निकलेगा, और उस गुबार के निकलने में कौन कौन उसकी जद में आएगा, इसमें कोई, मेरा ख्याल है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन आएगा, ये बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह क्लियर है। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा जी कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलती जा रही हैं, इख्तियार भी निकलता जा रहा है, इख्तदार भी निकलता जा रहा है, ये दोनों चीजें निकलती जा रही हैं, और कमजोरी बढ़ती जा रही है। जब कमजोरी पड़ती है, इख्तदार निकलता है, इख्तियार निकलता है, ब्लड प्रेशर फिर शूट करने लग जाता है, शुगर बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। जब बंदा कह रहा है कि जी मुझे सामने नजर आ रहा है, हसरत भरी निगाहों से जब वो देख रहा होता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो फिर क्या पीछे रह जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।